हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लैबरेट्स में। हम कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर सीरीज और ये वीडियो इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 5 है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस लेक्चर सीरीज के प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। डीएनए की डिस्कवरी डिफरेंट स्टेजेस में हुई है, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस लेक्चर सीरीज के पार्ट 1 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डीएनए की डिस्कवरी में एक मेजर ब्रेक थ्रू तब आया जब 1950 में रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ओके। 1950 में रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने फर्स्ट टाइम डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रेजेंट किया एंड अपने डेटा के थ्रू इन्होंने बताया कि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ओके। एंड डीएनए में काइंड ऑफ पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, पीरियोडिसिटी, ओके, यानी कि कोई कुछ रिपीटेड पैटर्न्स एक पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है और ये पीरियोडिसिटी हर 3.4 एंगस्ट्रॉम एंड 34 एंगस्ट्रॉम पे प्रेजेंट होती है, ओके। लेकिन अपने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के हेल्प से ओके ये डीएनए का 3D स्ट्रक्चर डेसिफर नहीं कर पाए। लेटर ऑन दो साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने क्या किया, रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को डिसिफर करना स्टार्ट किया। फ्रांसिस क्रिक जो थे वो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफर थे, ओके। एंड इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था हेलिकल मॉलिक्यूल्स पे काम करने का, ओके। हेलिकल मॉलिक्यूल्स पे काम करने का इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को डिसिफर करना, ओके। तो इन्होंने डीएनए के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को इंटरप्रीट किया और इन्होंने वर्ल्ड के सामने सबसे पहला 3D स्ट्रक्चर मॉडल डीएनए का प्रेजेंट किया, ओके। जिससे अभी भी हम वॉटसन क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के फॉर्म में पढ़ते हैं, ओके। अभी भी मेजरली जितने भी प्रॉपर्टीज हम डीएनए का पढ़ते हैं वो वॉटसन क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का ही पार्ट है और इन्होंने जितने भी प्रॉपर्टीज बताए थे डीएनए के वो बेसिकली नेटिव डीएनए के प्रॉपर्टीज हैं, ओके। नेटिव डीएनए या फिर हम इसे बी फॉर्म ऑफ डीएनए बोल सकते हैं, बी फॉर्म ऑफ डीएनए इनके प्रॉपर्टीज हैं। डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स है जो कि हम आगे के डिफरेंट सीरीज में डिफरेंट सब्सिक्वेंट जो भी वीडियोस आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। वॉटसन क्रिक ने जितने भी प्रॉपर्टीज बताए थे वो नेटिव डीएनए के प्रॉपर्टीज थे और उनके बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका पहला प्रॉपर्टी है कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ओके। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये राइट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म करता है। राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का क्या फॉर्मूला है, किस जो थंब रूल है जिसके थ्रू हम राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कंफर्म करते हैं वो आप देख सकते हैं। ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। तो सबसे पहले तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। इसमें डायरेक्शन क्या होता है, डीएनए को हम हमेशा डिनोट करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक स्ट्रैंड इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है और दूसरा स्ट्रैंड इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, यानी कि ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, ओके। ये होते हैं एंटी पैरेलल। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, जो कि रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस ने अपने डेटा में प्रेजेंट किया था। बेसिकली होता क्या है, डीएनए क्योंकि हेलिकल है तो ये टर्न होता है ना। तो हर एक टर्न जो होता है डीएनए का वो अप्रोक्सीमेटली 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ओके। 34 एंगस्ट्रॉम का, या फिर इसे हम 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं तो बहुत से टाइम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 34 करके आप याद करते हैं या फिर 3.4 करके, और अगर आप यूनिट पे ध्यान नहीं देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो आप किसी एक यूनिट में याद कीजिए और बाकी दोनों ही यूनिट का रिलेशन आप याद कर लीजिए कि एक एंगस्ट्रॉम मीन्स हाउ मेनी
नैनोमीटर। सो एक टर्न जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। 1 टर्न जो होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का। ना डीएनए का जो ये बैकबोन होता है, डीएनए का जो आउटर एरिया होता है, आउटर सरफेस होता है, वो बेसिकली शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है। डीएनए क्या होता है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ना? ओके। और अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस। ओके। सो डीएनए का जो बैकबोन होता है, जो आउटर एरिया होता है, वो फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है, जो कि सेल के एक्वस एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ओके। और जो भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ना, वो इस कोर में प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, आपस से इंटरैक्ट करते हुए ये इस कोर में प्रेजेंट होते हैं। ओके। सो ये 34 एंगस्ट्रॉम का एक टर्न हो गया। नाउ हर एक टर्न में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। सो हर एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। सो 34 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है? 3.4। हर एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस प्रेजेंट होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। ओके। ये हर एडजेसेंट बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है। सो नेक्स्ट पॉइंट हो गया 10 बेस पेयर पर टर्न, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम। ऑल्सो बैकबोन जो होता है डीएनए का, वो किसका बना होता है? शुगर फॉस्फेट का होता है। कोर में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। ओके। सुना यहाँ पे क्योंकि हम 2D में देख रहे हैं, अगर हम 3D में इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करेंगे तो आपस में सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं ताकि वो एक दूसरे से क्लैश ना हो, किसी तरीके का स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। ठीक है। उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है दोनों स्ट्रैंड्स के एंटी पैरेलल वे में प्रेजेंट होने का। ओके। सो एंटी पैरेलल वे में प्रेजेंट होने के कारण दोनों ऑपोजिट स्ट्रैंड्स के जो बेसेस होते हैं वो उन्हें आपस में बेटर वे में इंटरेक्शन करने का चांस मिलता है एंड वो बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं, स्टैक कर पाते हैं। डीएनए होता है वो हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये जो बेंडिंग्स होते हैं, इन बेंडिंग्स के कारण, इन टर्न्स के कारण ग्रूव्स क्रिएट होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 तरह के ग्रूव्स क्रिएट होते हैं, एक जो डीप होते हैं और एक थोड़े से नैरो होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। ओके। सो जो स्मॉलर ग्रूव्स हैं इन्हें हम बोलते हैं माइनर ग्रूव, और जो डीप होते हैं ज़्यादा ये होते हैं मेजर ग्रूव। ओके। सो माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव काइंड ऑफ पॉकेट क्रिएट करते हैं न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर में, जहाँ पे डिफरेंट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, रेप्लिकेशन फैक्टर्स, ये सारे जाकर डीएनए से बाइंड करके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो इन सारे प्रोटीन्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, यहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं जहाँ से प्रोटीन्स इन नाइट्रोजनस बेसिस से इंटरैक्ट कर सकें और अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। मेजर ग्रूव का जो विड्थ होता है वो अराउंड 22 एंगस्ट्रॉम होता है एंड माइनर ग्रूव का जो विड्थ होता है वो 12 एंगस्ट्रॉम होता है विड्थ। सो ये हो गया मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। ना डीएनए अपने ओवरऑल लेंथ में दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में सिमिलर डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है और वो डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ओके। सो डीएनए को अगर हम एज अ सिलेंडर या एज अ ट्यूब कंसीडर करें, यहाँ पे इसे एज अ ट्यूब कंसीडर करें, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को एज अ हम ट्यूब्स कंसिडर करें, सो इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सो ये हो गया डायमीटर जो कि है 20 एंगस्ट्रॉम। सुनाओ अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखें। ओके। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम थोड़ा और डिटेल में देखें।
सो ये कुछ इस तरीके से ये हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर में है और इसमें ये हमारे शुगर एंड फॉस्फेट के बैकबोन्स हैं। ओके, शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स दोनों ही स्ट्रैंड के आउटर एरिया में है एंड कोर में नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ये हमारे कोर में नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ओके, जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे शुगर फॉस्फेट हो गए, बीच में नाइट्रोजनस बेसेस हो गए। ना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा डायमीटर हो गया। इसके अलावा एक इंटरनल डायमीटर भी होता है, यानी एक और डायमीटर होता है। जैसे कि हम ये बात करें कि बैकबोन का, ठीक है, ये हमारा दोनों बैकबोन हो गया। अब अगर कोर की बात करें तो इसका अपना एक डायमीटर होगा, है ना। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो पेंटोज शुगर से कार्बन 1 पे बाइंड होते हैं, यानी कि ये अगर पेंटोज शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस इससे बाइंड है, तो ये कार्बन 1 पे बाइंड होगा, है ना, फर्स्ट कार्बन पे बाइंड होगा, जिसे हम 1 प्राइम से डिनोट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड दिख रहा है, यहाँ पे भी ये पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से यानी कि 1 प्राइम से बाइंड होगा ये नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सो दोनों ही स्ट्रैंड के फर्स्ट 1 प्राइम कार्बन के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, ये होता है 11 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 11 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम इसे 1.1 नैनोमीटर लिखते हैं। और ये हमारा इंटरनल डायमीटर हो गया एक तरीके से। सो डीएनए में दो डायमीटर्स हो गए, एक है एक्सटर्नल डायमीटर जो कि है 20 एंगस्ट्रॉम, एक इंटरनल हो गया, ओके। ये इंटरनल डायमीटर हम कैसे मेजर करते हैं, बिटवीन C1 प्राइम, ओके, C1 प्राइम ऑफ पेंटोज शुगर, ऑफ पेंटोजेज, दोनों ही पेंटोज शुगर, दोनों ही स्ट्रैंड के पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा इंटरनल डायमीटर हो जाता है, जो कि 11 एंगस्ट्रॉम होता है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि डीएनए जो है वो चारगफ रूल को फॉलो करता है, चारगफ रूल। सो चारगफ रूल के अकॉर्डिंग डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ओके, इसमें से 2 प्यूरीन होते हैं एंड 2 पायरिमिडिन होते हैं, ओके। प्यूरीन के केस में ग्वानिन एंड एडेनिन होता है, पायरिमिडिन के केस में साइटोसिन एंड थाइमिन होता है। सो चारगफ रूल के अकॉर्डिंग ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, इनसे ही हमारा डीएनए जो है वो बना हुआ होता है। और ये 4 नाइट्रोजनस बेसेस का जो कॉम्पोजिशन होता है वो वैरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में, ठीक है। किसी स्पीशीज में ग्वानिन ज़्यादा हो सकता है, किसी में एडेनिन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, वो क्या, कि सारे ही स्पीशीज में हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका डीएनए चारगफ रूल में को फॉलो करता है, जिसके अकॉर्डिंग ग्वानिन जो होगा उसके इक्वल साइटोसिन प्रेजेंट होगा एंड एडेनिन जो होगा उसके इक्वल थाइमीन प्रेजेंट होगा। यानी कि जितना ग्वानिन प्रेजेंट होगा उतना साइटोसिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जितना एडेनिन प्रेजेंट होगा उतना थाइमीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। और ये चारों मॉलिक्यूल्स आपस में इसी तरीके से बॉन्ड भी करेंगे, यानी कि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा एंड एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करेगा। सो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ इस स्ट्रैंड पे थाइमीन प्रेजेंट है, ऑपोजिट स्ट्रैंड पे एडेनिन प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओके। अगेन यहाँ पे अगर देखें, यहाँ इस स्ट्रैंड पे साइटोसिन प्रेजेंट है, ऑपोजिट स्ट्रैंड पे ग्वानिन प्रेजेंट है एंड दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो हमेशा ये इसी तरीके से पेयर करेंगे, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा एंड ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। सो ये काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, है ना, बेस पेयरिंग।
ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस ये इंश्योर करता है कि रेप्लिकेशन के दौरान जितने भी टाइम हमारा डीएनए रेप्लिकेट करे, हर बार हमारा सिमिलर डीएनए फॉर्मेशन हो। जैसे कि अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें, इसे हम स्ट्रैंड 1 नेम कर दें और इसे हम स्ट्रैंड 2 कर दें, ठीक है, तो स्ट्रैंड 1 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा स्ट्रैंड 2, एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड होगा, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन टेम्पलेट बेस्ड होता है, उसे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत होती है। सो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान टेम्पलेट 1 जो होगा, फर्स्ट स्ट्रैंड जो होगा, एक तरीके से सेकंड स्ट्रैंड के लिए एज अ टेम्पलेट काम करेगा। यानी कि फर्स्ट स्ट्रैंड का कभी भी रेप्लिकेशन होगा तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जब भी बनेगा तो वो सेकंड स्ट्रैंड की तरह ही बनेगा। सेकंड स्ट्रैंड से जब भी रेप्लिकेशन होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जब भी फॉर्म होगा तो वो फर्स्ट स्ट्रैंड की तरह ही बनेगा। तो इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा सिमिलर डीएनए जो है रेप्लिकेशन के थ्रू बॉडी में फॉर्म होता रहे, और हमारा जो डीएनए कंटेंट है, जो भी एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है, वो चेंज ना हो। सो डीएनए का ये एक एक्सटर्नल डायमीटर हो गया 20 एंगस्ट्रॉम, जो कि ये ओवरऑल डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा इंटरनल डायमीटर जो होता है वो दोनों ही स्ट्रैंड के पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन यानी 1 प्राइम कार्बन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। ओके, सो ये हमारे हो गए 11 एंगस्ट्रॉम। डीएनए जो है वो चार्गफ रूल फॉलो करता है। इसमें 4 चार्गफ रूल के अकॉर्डिंग डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, 2 प्यूरिन डिराइव्ड होते हैं, 2 पायरिमिडीन डिराइव्ड होते हैं। प्यूरिन डिराइव्ड गुआनिन एंड एडेनिन होते हैं, एंड पायरिमिडीन डिराइव्ड साइटोसिन एंड थाइमिन होते हैं। नाउ चार्गफ रूल के अकॉर्डिंग किसी भी डीएनए में, किसी भी स्पीशीज के डीएनए में गुआनिन कंटेंट साइटोसिन कंटेंट के इक्वल होता है, एडेनिन कंटेंट थाइमिन कंटेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसे हम एक फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक गुआनिन प्लस एडेनिन बाई साइटोसिन प्लस थाइमिन। ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। गुआनिन जितना है उतना साइटोसिन, एडेनिन जितना है उतना थाइमिन, इन दोनों को ऐड करके अगर आप करेंगे तो ये रेशियो हमेशा 1 आएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियो होते हैं प्यूरिन पायरिमिडीन के, और वो कैलकुलेट करना होता है, जो कि बहुत ईजी वे में हो जाता है। सो एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2H बॉन्ड, एंड साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 3H बॉन्ड। ओके, सो गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन। सो ये है ओवरऑल चार्गफ रूल। इसके अलावा ये पेयरिंग हमेशा इसी तरीके से होगी, यानी कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन से ही पेयर करेगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन से ही पेयर करेगा, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। ये बेस पेयरिंग क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सो हम जानते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में ओवरऑल डीएनए के लेंथ में 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस ओवरऑल लेंथ में मेंटेन्ड होता है। सो यहाँ पे प्यूरिन के जो रिंग्स होते हैं, प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि यहाँ एडेनिन और गुआनिन का हम देख सकते हैं, एंड पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यहाँ पे थाइमिन एंड साइटोसिन में हम देख सकते हैं। थाइमिन और एडेनिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सिमिलर होता है। सो अगर इस तरीके से सपोज करें कि थाइमिन एंड साइटोसिन में अगर पेयरिंग हो जाए एंड एडेनिन एंड गुआनिन में अगर ये पेयरिंग हो जाए, जहाँ जहाँ थाइमिन एंड साइटोसिन की पेयरिंग होगी एंड जहाँ जहाँ एडेनिन एंड गुआनिन की पेयरिंग होगी, उनमें डिस्टेंस में डिफरेंसेस आएंगे। थाइमिन एंड साइटोसिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, जहाँ की एडेनिन एंड गुआनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जो एक ओवरऑल लेंथ में जो 20 एंगस्ट्रॉम का एक डिस्टेंस मेंटेन होता है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो कलेक्टिवली डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। फैक्टर्स, ओके। सबसे पहला फैक्टर है कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल नेचर के कारण जो दोनों बेसिस जो होते हैं ऑपोजिट स्ट्रैंड के, वो बेटर वे में आपस में इंटरैक्ट कर पाते हैं। सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, बट क्योंकि ओवरऑल लेंथ में ओवरऑल डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं, सो कलेक्टिवली इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग
काइंड ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए को, ये कलेक्टिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह एक्ट करते हैं और ये डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ना अगर यहाँ पे देखें तो एडेनिन एंड थाइमिन इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच का जो इंटरेक्शन है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू एडेनिन एंड थाइमिन के बीच के इंटरेक्शन का। यही कारण है कि बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जीसी कंटेंट की बात होती है। सो जिस भी डीएनए में जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है, जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है, सो जितना ज़्यादा जीसी कंटेंट उतना ज़्यादा डीएनए स्टेबल होता है। ऑल्सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की अगर बात करें तो जब भी हम पीसीआर रन करते हैं, है ना, पीसीआर रन करते हैं तो वहाँ पे हम प्राइमर यूज़ करते हैं। सो एक सबसे बेसिक सबसे कॉमन एग्जांपल प्राइमर का है, जहाँ पे प्राइमर डिज़ाइन करते टाइम हम नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्पोजिशन का भी ध्यान रखते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर मेल्टिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, डिनेचुरेशन टेम्परेचर चाहिए होता है, जहाँ पे प्राइमर के दोनों स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट कर सकें। सो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस प्राइमर में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसका कंटेंट कितना है। जितना ज़्यादा जीसी कंटेंट होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उस प्राइमर को सेपरेट करने के लिए, है ना। तो जीसी कंटेंट और ये सारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं वो ऐसे ऐसे जगहों पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होते हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि वीक बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि डीएनए में ओवरऑल लेंथ में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो ये कलेक्टिवली एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक्ट करते हैं और ये डीएनए के स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में बहुत मेजर फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। सेकेंड है स्टैकिंग इंटरैक्शन। ओके, सो स्टैकिंग इंटरैक्शन या फिर इसे हम पाई स्टैकिंग भी बोलते हैं। सो ये बेसिकली एरोमेटिक रिंग्स के बीच में, जैसे यहाँ पे हम एरोमेटिक रिंग्स देख सकते हैं। सो एरोमेटिक रिंग्स में क्योंकि पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये एरोमेटिक रिंग्स में एज अ नॉन कोवेलेंट अट्रैक्टिव इंटरैक्शन की तरह एक्ट करता है। नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन। सो जनरली हम जब भी बात करते हैं डीएनए के स्टेबिलिटी के बारे में तो मोस्टली लोग हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ही डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टैकिंग इंटरैक्शन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए की स्टेबिलिटी में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम देखें तो ये स्पेसिफिक बॉन्डिंग होता है, यानी कि एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इंटरैक्शन की तरह एक्ट करता है। लेकिन स्टैकिंग इंटरैक्शन जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन है, नॉन स्पेसिफिक इंटरैक्शन है, जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए के स्टेबिलिटी में। स्टैकिंग इंटरैक्शन में 2 तरह के इंटरैक्शंस इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे पहला है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। ओके, सो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस बेसिकली हाइड्रोफोबिक नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे हर एक नाइट्रोजनस बेसिस एज अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल एक्ट करेगा। यहाँ पे कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि इन 2 पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में ही हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होगा। पूरा का पूरा हाइड्रोफोबिक पूरे के पूरे नाइट्रोजनस बेसिस एज अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं, जिसके कारण ये इंटरैक्शन एकदम नॉन स्पेसिफिक होता है और बहुत मेजर रोल प्ले करता है डीएनए के स्टेबिलिटी में ना। अगर हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को देखते हैं तो ये बैकबोन हो गया शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। तो यहाँ पे हर फॉस्फेट मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण डीएनए पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, ये डीएनए का बैकबोन जो होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, हाइड्रोफिलिक होता है जिसके कारण ये आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। ये सेल के एक्वस एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उससे इंटरैक्ट कर सकता है ना। लेकिन ये जो कोर में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। ओके, और जिसके कारण ये कोर में प्रेजेंट होते हैं, ये एक्वस एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेचर में जो भी मॉलिक्यूल होता है उसका शेप या स्ट्रक्चर इसी तरीके से अरेंज नहीं हो जाता है, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रीजन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डीएनए का ये स्ट्रक्चर देखें तो अभी क्लियर हो गया क्यों बैकबोन में शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं और कोर में नाइट्रोजनस बेसिस क्यों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, कभी भी सपोज कोई हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं, सो बेसिकली प्रोटीन का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है,
अगर हम हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन में इसे रख रहे हैं, ये सॉल्युबल है वहाँ पे, तो जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो आउटर रेजिड्यूज होते हैं प्रोटीन के, मेनली वो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम कोर की बात करते हैं, प्रोटीन के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरनल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, तो ये जनरली क्या होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि आउटर रीजन में जहाँ पे ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है जो कि सेल के एक्वस एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर में हैं, वो अंदर के तरफ बरीड हैं। ठीक है, ये आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के थ्रू डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन्स का जो ओवरऑल अरेंजमेंट है वो डीएनए के सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। ओके, ये एक्वस सॉल्यूशन में डीएनए के सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करता है, सॉल्युबिलिटी को। ओके, नेक्स्ट मेजर टाइप ऑफ स्टैकिंग इंटरैक्शन जो है वो है वैन डर वाल इंटरैक्शन। सो डीएनए के कोर में नाइट्रोजनस बेसिस जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, उनके बीच के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो वैन डर वाल डिस्टेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, वैन डर वाल इंटरैक्शन ये डिसाइड करता है कि एक के ऊपर एक जो बेसिस प्रेजेंट हैं, स्टैक्ड हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये इंटरैक्शन जो होता है बेसिकली डिस्टेंस बेस्ड होता है और ये बहुत ही वीक इंटरैक्शन है। लेकिन डिफरेंट इंटरैक्शंस के प्रेजेंस में, यानी जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंडिंग है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हैं, इन सारे इंटरैक्शंस के प्रेजेंस में वैन डर वाल इंटरैक्शन भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आयनिक इंटरैक्शन। सो डीएनए में जो बैकबोन होता है जहाँ पे शुगर फॉस्फेट रेसिड्यूज प्रेजेंट है, यहाँ पे हर फॉस्फेट ग्रुप पे एक नेगेटिव चार्ज है। आपस में ये जो नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनके बीच में एक काइंड ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट होता है। जो सेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हेल्प करते हैं इन आयनिक रिपल्शंस को ओवरकम करने का। फॉर एग्जांपल बॉडी में मैग्नीशियम आयन होता है, कैटायनिक प्रोटीन्स होते हैं। कैटायनिक प्रोटीन्स मीन्स जिन पे नेट चार्ज पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन, लाइसिन। कुछ अमाइनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये सारे अमाइनो एसिड्स इन नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए बैकबोन से इंटरैक्ट करते हैं और इनके बीच का जो रिपल्शन होता है उसे ओवरकम करके डीएनए को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये लास्ट हो गया हमारा आयनिक इंटरैक्शन। ओवरऑल अगर डिफरेंट फैक्टर्स की बात करें तो एंटी पैरेलल नेचर होता है डीएनए का, जो कि बेटर स्टैकिंग एंड बेटर इंटरैक्शन में हेल्प करता है ऑपोजिट स्ट्रैंड्स को। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ऑपोजिट स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। नेक्स्ट स्टैकिंग इंटरैक्शन होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के कारण नाइट्रोजनस बेसिस जो हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं वो डीएनए के कोर में आपस से इंटरैक्ट करते हैं। वैन डर वाल इंटरैक्शंस होते हैं। देन आयनिक इंटरैक्शन होते हैं जिसके थ्रू जो नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप के जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं जिनके बीच रिपल्शन होता है, वो रिपल्शन को ये आयनिक इंटरैक्शंस ओवरकम कर देते हैं, जिनमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम आयन, कैटायनिक प्रोटीन्स, आर्जिनिन, लाइसिन। ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये इन नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट ग्रुप से इंटरैक्ट करके इस नेगेटिव चार्ज के रिपल्शन को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि स्टैकिंग इंटरैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, हम स्टैकिंग इंटरैक्शन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था डीएनए के स्टेबिलिटी के लिए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जब यूरिया एंड फॉर्मामाइड इन दोनों से ट्रीट किया गया, यूरिया फॉर्मामाइड से ट्रीट किया गया, तो इनका क्या काम था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, है ना। यूरिया फॉर्मामाइड के हेल्प से जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया गया, फिर भी देखा गया कि जो डबल स्ट्रैंड थे डीएनए के वो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे ये कंक्लूड किया गया कि मे बी हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा भी कुछ मेजर बॉन्ड्स हैं, कुछ मेजर इंटरैक्शंस हैं डीएनए में, जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में इंटरैक्ट करने में एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, जहाँ से स्टैकिंग इंटरैक्शंस की स्टोरी शुरू होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिसेंट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपने किसी भी क्वेरी एंड रिसेंट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग।